हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फार्मूले। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके हम एनसीईआरटी बुक से न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। जो लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हम याद तो कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, कॉनकेव के केस में निगेटिव लेते हैं, लेकिन ऐसा है क्यों एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा, इस तरीके से जब एक साइड उसकी पॉलिश करेंगे इनर साइड, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस जिसमें पोल पॉइंट रहेगा ये। तो अगर लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती हैं मिरर पे, पैरेलल लाइट रेज कब इंसिडेंट होगी, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। अब ये कॉन्वेक्स मिरर इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा तो कुछ इस तरीके से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं। जब ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वर्चुअली ये लाइट रेज किसी ना किसी एक पॉइंट पर जाके मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, है ना। और फोकस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अब साइन कन्वेंशन ये कहता है कि पोल से राइट साइड की डिस्टेंसेस जो भी रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी। तो आप यहां से समझ सकते हो कि एफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ये आप यहां से समझ सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से बनेगा जिसका आउटर सरफेस हम पॉलिश करेंगे, और इसका मिड पॉइंट जो रहेगा वो पोल और इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। अब लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज पैरेलल रहती हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए रिफ्लेक्ट होती हैं, बाउंस बैक होती हैं। तो ये सारी लाइट रेज किसी एक सिंगल पॉइंट पर जाके मीट करेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस पॉइंट, है ना। अब आप देख रहे हो कि कॉनकेव मिरर के केस में फोकस पॉइंट जो है हमारा वो राइट साइड में बन रहा है। तो फोकस पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस उसको हम लिखेंगे फोकल लेंथ। पोल पॉइंट ये है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ। अब आप बता सकते हो कि फोकल लेंथ कॉनकेव के केस में पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस कैसी रहेंगी, नेगेटिव। ये हमने साइन कन्वेंशन में बताया था। तो एफ की वैल्यू नेगेटिव। जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हो चैनल पे। और दूसरी, अगर यहीं पे आपको समझना है तो बस इतना समझ लो, ओरिजिन को पोल से कोइंसाइड कराते हैं, और राइट साइड जो डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस निगेटिव। above the principal axis all distances are taken as positive, and below the principal axis all distances are taken as negative। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है साइन कन्वेंशन का। तो इस साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए हम यहां पर ये समझ पा रहे हैं कि फोकल लेंथ किस मिरर के लिए पॉजिटिव लेनी है और किस मिरर के लिए निगेटिव लेनी है। आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आई होंगी, है ना। अगर आई हैं तो इस स्लाइड को आप नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे तो सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो ये तो हो गई मिरर की बात। अब बात कर लेंगे अगर लेंस की। लेंस के केस में भी फोकल लेंथ किसी में पॉजिटिव किसी में निगेटिव रहती है। तो इस चीज को अगर आप समझ पा रहे हो तो अब लेंस की बात करते हैं।
आइए लेंस की बात करते हैं। लेंस में भी दो टाइप के लेंस हम पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और यहां पर रहेगा कॉनकेव लेंस। तो पहले देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस कैसे रहता है। इसका एक और नाम है डबल कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कॉन्वेक्स लेंस की जगह पे कहीं कहीं पे लिखा होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको समझ में आना चाहिए डबल कॉन्वेक्स का मीनिंग क्या है, कि इसमें दो सरफेस है कॉन्वेक्स के। अगर इस साइड से देखोगे तो ये सरफेस है फर्स्ट सरफेस, इस साइड से देखोगे तो सेकेंड सरफेस। तो दो कॉन्वेक्स सरफेस हैं, इस तरीके से इसका नाम रहता है डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस है ना। अब जरा देखो, अगर ये इसमें दो सरफेस हैं कॉन्वेक्स की, तो इस तरीके से दो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होंगे, दो सेंटर पॉइंट होंगे इसका। अगर फर्स्ट सरफेस से एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करें, कंप्लीट सर्किल बनाएं, तो यहां पर इसका एक सेंटर मिलेगा। और सेकेंड सरफेस के लिए अगर यहां से देखें तो एक सेंटर ये रहेगा। तो इस तरीके से इसमें दो सेंटर मिल रहे हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए C1 और सेकेंड सरफेस के लिए C2। इसमें इस लेंस के मिड पॉइंट से एक लाइन पास कराते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसको हम लिखते हैं R1, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां पर सेकेंड सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R2, O से C2 के बीच की डिस्टेंस। हम बात कर रहे हैं फोकस पॉइंट की। तो फोकस पॉइंट, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2, इसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, तो इसमें दो फोकस पॉइंट भी होंगे, है ना। फर्स्ट फोकस पॉइंट आपको समझना है कि फर्स्ट फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में। तो इसमें डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि फोकस पॉइंट, फर्स्ट फोकस पॉइंट इज ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसपे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो वहां से जो लाइट रेज होंगी रिफ्रैक्ट होने के बाद में पैरेलल हो जाए। तो ऐसा एक पॉइंट हमें सर्च करना है जहां पर हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करें और वहां से जो लाइट रेज हैं वो इस पर इंसिडेंट होने के बाद में पैरेलल हो जाए। तो कुछ अगर इस तरीके से लाइट हो जाती है पैरेलल, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस पॉइंट फर्स्ट फोकस पॉइंट है ये। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि फर्स्ट फोकस पॉइंट जो है हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में फर्स्ट फोकस पॉइंट है। और अगर ऑब्जेक्ट को हम राइट साइड में प्लेस करते हैं तो यहां से जब देखेंगे हम तो लाइट रेज राइट साइड में लेफ्ट साइड में पैरेलल होंगी। तो इस साइड में फोकस पॉइंट आएगा, उसको हम सेकेंड फोकस पॉइंट लिखेंगे, है ना। अब यहां पर कंफ्यूजन ये हो जा रही है कि यहां पर है दो फोकस पॉइंट F1 एंड F2, लेकिन जब बात आएगी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो हम लिखेंगे पॉजिटिव। तो ये कैसे कि एक F1 जो है लेफ्ट साइड में है, F2 है राइट साइड में। तो यहां पर जो भी फोकल लेंथ रहेगी F1 और यहां पर फोकल लेंथ F2, स्मॉल F1 और O के बीच की जो फोकल लेंथ है वो F1 और ये रहेगी F2। इन दोनों में क्या दोनों को हमें पॉजिटिव लेना है या एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव लेना है? क्योंकि जनरली हम यही पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। बहुत सी बुक्स में बहुत सारे टीचर हमें समझाते हैं कि भैया कॉन्वेक्स लेंस है तो आप फोकल लेंथ आंख बंद करके पॉजिटिव ले लो, और कॉनकेव लेंस है तो आंख बंद करके पॉजिटिव फोकल लेंथ निगेटिव ले लो। लेकिन हमें बस ये समझना है कि यहां पर जब दो फोकस पॉइंट है, दो फोकल लेंथ है, तो हम एक
पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक है निगेटिव डायरेक्शन में। तो किस केस में हमें पॉजिटिव लेना है, किस केस में निगेटिव लेना है, या कैसे पॉजिटिव ही क्यों ले रहे हैं, तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ रहेगी वो रहेगी तो पॉजिटिव ही, लेकिन कैसे पॉजिटिव ही क्यों आ रही है ये आपको समझना है। ठीक है, तो होता क्या है, फिर से हम देखते हैं चीजों को। सपोज ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। अब साइन कन्वेंशन में एक पॉइंट आता है, मैंने बताया भी है इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया जाएगा लेफ्ट साइड में। ये एक तरीके से कन्वेंशन ही है। तो अगर ये लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, इस साइड में, तो इस साइड में किसी भी पॉइंट पर प्लेस कर सकते हैं। सपोज हमने इनफाइनाइट पे प्लेस किया, तो अगर इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही है, तो ये सारी लाइट रेज एक सिंगल पॉइंट से पास होंगी। मींस कॉन्वेक्स लेंस इन पैरेलल लाइट रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। इस वजह से इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी रहता है। तो अब आप देख रहे हो कि जब ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में प्लेस कर रहे हैं और वहां से जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो राइट साइड में फोकस पे मिल रही है, तो इस वजह से हम यहां पर फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर इस केस में फोकल लेंथ आपकी राइट साइड में है। राइट साइड में क्यों है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम इमेज को प्लेस कर रहे हैं, और अगर इमेज इनफाइनाइट पे है तो वहां से पैरेलल लाइट रेज आएंगी और ये पैरेलल लाइट रेज एक पॉइंट पर फोकस करेंगी। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो फोकल लेंथ, और वो राइट साइड में है, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिखा। ठीक है, तो जनरली क्या है कि सारे ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं, इसलिए हम ये बोल देते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। अब यही चीज अगर हम कॉनकेव लेंस के केस में देखें, तो कॉनकेव लेंस में अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया है, सपोज इनफाइनाइट पे, तो यहां से पैरेलल लाइट रेज जो आएंगी, इन पैरेलल लाइट रेज को कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा कुछ इस टाइप से, और इन डाइवर्जिंग रेज को अगर हम बैक साइड में प्रोड्यूस करते हैं तो एक पॉइंट से पास होती हुई दिखेंगी हमें। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट साइड, then focus is obtained also left side, so f will be negative। फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी f, वो क्या रहेगी, निगेटिव। तो बस अब आपको ये समझ में आया होगा कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमें फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है और कॉनकेव के केस में हमें फोकल लेंथ निगेटिव लेनी है। ये अब क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं और या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं और इसमें रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, जिसमें हमने 9.1 इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था। 9.2 देखते हैं। 9.2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9.2 में है, ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर बोल रहा है, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स मिरर आपका इस तरीके से बनेगा, और कोई भी न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको डायग्राम बना के समझेंगे। अगर डायग्राम आप क्लियर बना पाते हो तो आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है ना। अगर क्वेश्चन को हम समझ पाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो समझ लो 50% हमने सॉल्व कर लिया है। 50% में क्या होता है कि हमें यह देखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और फिर उसके बाद में कैलकुलेशन।
तो ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे। तो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर लिख लेते हैं h इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो डिस्टेंस है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो अब आप बता सकते हो कि f की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी निगेटिव रहेगी। तो ये मिरर है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स के केस में f पॉजिटिव है ना, f की वैल्यू क्या पॉजिटिव। तो ये हमने प्लस लिखा। हाँ, एक चीज और, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने लिखा है 12 सेंटीमीटर, ये पोल पॉइंट से लेफ्ट साइड में है, तो ये रहेगा निगेटिव, है ना। हाइट आप देख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव और फोकल लेंथ पॉजिटिव। आगे क्वेश्चन में कह रहा है गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज। आपको बताना है इमेज की लोकेशन क्या होगी, एक तरीके से इमेज डिस्टेंस आपको बताना है, एंड द मैग्निफिकेशन, साथ ही साथ आपको मैग्निफिकेशन भी बताना है। तो अब ये इतना डाटा गिवन है और v और m हमें निकालना है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट साइन कन्वेंशन का पता है और साथ ही साथ आपको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर यहीं पे लेंस होता तो हम यहाँ पर 1/v माइनस 1/u करते इज इक्वल टू 1/f करते। अब विद साइन u और f की वैल्यूज हमें रखनी है, तो 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू है -12 इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। तो यहां से 1/v कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आएगा 1/15 प्लस 1/12। ये माइनस का है तो उस साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 15 12 का एलसीएम कितना आता है 60, 15 4 जा तो ये 4 प्लस 12 5 जा तो ये 5, 1/v। तो यहां से 1/v इज इक्वल टू 9/60, और यहां से v इज इक्वल टू जब निकालोगे तो ये आएगा 60/9। 60/9 डिवाइड करोगे तो 9 6 जा 54, 0.96 जा 64, तो 6.66 आएगा ये। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6.67, v इक्वल टू 6.66 आता जाएगा तो 6.67 लिख सकते हैं, ये वैल्यू आएगी। अब जरा देख के बताओ यहां से कि v जो है ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मीनिंग क्या है कि जो इमेज फॉर्म होगा वो राइट साइड में फॉर्म होगा। तो क्या पॉसिबल है ऐसा, क्योंकि लाइट तो रिफ्लेक्ट होंगी सेम साइड में। अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है सेम साइड में और इमेज फॉर्म हो रहा है राइट साइड में, इसका मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट इमेज जो है हमारा वर्चुअल होगा, इमेज विल बी वर्चुअल। ठीक है, ये हो गया। अगर हम कैलकुलेट करते हैं मैग्निफिकेशन m, तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा h'/h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज तो हमें पता नहीं है, तो इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं v/u के टर्म में। v/u के टर्म में लिखेंगे तो v की वैल्यू कैलकुलेट की हमने कितनी 6.67, या फिर चलो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो तो 60/9, और u की वैल्यू जो नीचे है ये है 12, तो ये -12 लिखेंगे यहाँ पर -12। u इक्वल टू -12, v इक्वल टू 6.67, 12 5 जा 60, तो ये वैल्यू आ रही है 5/9, वो भी माइनस की।
m इज इक्वल टू, लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी अपॉन यू होता है। तो माइनस वी अपॉन यू रहेगा तो ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ही वैल्यू आएगी, मैग्निफिकेशन जो आएगा 5/9, और 5/9 मीन्स पॉइंट लगाओगे 0, तो ये 0.095 जा 45, 95 जा 45, 0.55, m इक्वल टू 0.55। अब आपको पता है कि मैग्निफिकेशन जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो 0.55 लिख के हम छोड़ देंगे ना। अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर, फर्दर फ्रॉम द मिरर। तो अगर इसको हम मिरर से दूर लेके जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जैसे सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया, यहां से एक लाइट रे हमने पैरेलल दिखाई, पैरेलल लाइट रे कुछ रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से, इसको अगर वर्चुअली मीट कराते हैं तो इस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे कटेगी जाके, और अगर यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, तो एक लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास कराते हैं तो ये उसी पाथ पे वापस बाउंस बैक होती है। तो अगर ये बाउंस बैक होती है और इसको वर्चुअल मीट कराएं इस साइड में, तो इस सेंटर पे जाके कटेगी। अब ये दोनों वर्चुअल लाइट रेस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट पर इमेज फॉर्म हो रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज फॉर्म होगा पोल और फोकस के बीच में फॉर्म होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और दूर लेके जाते हैं, ठीक है, तो इमेज की जो पोजीशन है वो फोकस की तरफ मूव करेगी, टुवर्ड्स द फोकस मूव्स, बट फोकस के बाहर नहीं जाएगी किसी भी केस में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम कितना दूर ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे जब लेके जाएंगे तो इमेज फॉर्म होगा फोकस पे, तो इनफाइनाइट से आगे तो लेके नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए इमेज कभी भी फोकस के आगे नहीं फॉर्म होगी। और दूसरी चीज, इमेज जो भी रहेगी, जितना दूर हम लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट को, इमेज हमेशा फोकस की तरफ मूव करेगी और उसका साइज छोटा होता जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, है ना, उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 9.2। चलिए 9.3 स्टार्ट करते हैं। तो 9.3 क्वेश्चन समझो जरा क्या है कि ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। एक टैंक है जिसमें वाटर फिल किया गया है, जिसकी हाइट है कितनी, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। The apparent depth of needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। तो एक यहां पर ऑब्जेक्ट है कोई निडल, सपोज इस ऑब्जेक्ट को जब बाहर कहीं से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसकी हाइट 9.4 सेंटीमीटर दिखाई पड़ रही है। इस प्रोसेस को आपको समझना, ये है क्या, हो क्या रहा है यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट है रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ का, जिसमें रिफ्रैक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो हमें एग्जैक्ट उसकी पोजीशन नहीं दिखाई देती है, उसकी पोजीशन कुछ चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो होता क्या, सपोज इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कुछ इस तरीके से इंसिडेंट बाहर निकलती है,
अब अगर यहाँ पर लाइट निकल रही है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पर वाटर है, उसके ऊपर एयर है। तो इस इंटरफेस पे इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद में अब हम देखेंगे कि लाइट रे जो है वो यहाँ से बाउंस बैक होगी, सॉरी रिफ्रैक्ट होगी। तो ये डेंसर मीडियम है, ऊपर एयर है, तो इसको हम लिख सकते हैं रेयर मीडियम। अब लाइट रे का ओरिजिनल पाथ तो ये है, ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है, तो ये लाइट रे कुछ इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। तो जो माइक्रोस्कोप की पोजीशन है वो यहां पर होगी, यहां से हम चीज को यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे। अब यहां से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर हम इसको देखें वर्चुअली कुछ इस पॉइंट पर दिखाई देगा, है ना, यहाँ पर। तो अगर इस पॉइंट पर वर्चुअली हमें दिखाई पड़ रहा है तो ये जो हाइट है ये कितनी है, 9.4 सेंटीमीटर। Lying at the bottom of the tank is measured by microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गई एक तरीके से अपेरेंट डेप्थ। तो यहाँ पर रियल डेप्थ जो क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 9.3। रियल डेप्थ जो है ये 12.5 सेंटीमीटर और अपेरेंट डेप्थ ये गिवन है 9.4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, आपको बस खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में एक रिलेशन होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला नोट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन apparent depth, real depth and real depth upon apparent depth। तो यहां से वैल्यूज पुट करो, 12.5 सेंटीमीटर अपॉन 9.4 सेंटीमीटर। तो यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बताओ 94, इसको डिवाइड करोगे तो 94 बन जाए 94 पॉइंट, यहाँ पर ही आएगा 94, ये अप्रॉक्स 1.333 आएगा, है ना, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी वाटर होता है। तो म्यू की वैल्यू जो है म्यू डब्ल्यू, एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये कितना मिल रहा है 1.33। जब आप इसको 125 को 94 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी 1.33। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो सही से तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल डेप्थ गिवन, अपेरेंट डेप्थ गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का, तो फॉर्मूला लगाएंगे रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, दोनों को डिवाइड करेंगे 1.33। इसके आगे देखते हैं क्या है, इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। अब इस वाटर की जगह पे कोई दूसरा लिक्विड डाला गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू कितना है 1.63 अप टू द सेम हाइट जो है वो भी सेम है 12.5 सेंटीमीटर। by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again। तो निडल को फोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम अपेरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं। इस केस में क्या है, रियल डेप्थ गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, अपेरेंट डेप्थ नहीं पता है। तो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यहां से अगर आप देखोगे तो अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो रियल डेप्थ है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
1.63। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अपेरेंट डेप्थ निकल के आएगी कुछ 1.63। हटाओ, यहाँ पर ये आएगा, एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, 163 7 16 7 जा ये 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी निकल के। सपोज 7 पॉइंट, कितना आंसर देख लेते हैं इसका कितना है। इसका आंसर आ रहा है 9 पॉइंट, अच्छा हाँ, तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ निकल के आएगी, वो आप कैलकुलेट कर लेना। एक मिनट रुको जरा, देख ही लेते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड करना है। तो 1250 डिवाइडेड बाई 163, ये 7.66 ये आ रहा है ना। तो ये है अपेरेंट डेप्थ जब हमने लिक्विड को डिस्प्लेस किया, लिक्विड को रिप्लेस किया है वाटर से, सॉरी वाटर को रिप्लेस किया है लिक्विड से, तो अपेरेंट डेप्थ निकल के आ रही है 7.66। और पहले केस में अपेरेंट डेप्थ है कितना, 9.4। तो अगर शिफ्ट निकालेंगे, यहाँ पर देख लो, शिफ्ट इज इक्वल टू, तो 9.4 माइनस आपको क्या करना है 7.6। चलो तो ये आ जाएगा कितना 14 माइनस 6, ये आएगा कुछ 1 डिजिट तक ले रहे हैं, तो 14 माइनस 6 4 4 8 8.8 माइनस 6 1.8, ये आएगा शिफ्ट, है ना। आंसर चेक करो, कितना आ रहा है 1.7 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, 7.66 ले रखे हैं, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे वही आएगा 1.7। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, और वाटर को रिप्लेस करेंगे किसी लिक्विड से, तो उस केस में, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ अगर निकालनी है तो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.4। हाँ, तो क्या है 9.4 में, फिगर 9.27 ए एंड बी शो रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे इन एयर इंसिडेंट एट 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू ए ग्लास, दिस। तो हाँ, यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं, देखो जरा यार। क्वेश्चन है 9.4, थर्टी 35 डिग्री 60 डिग्री, ये है एयर और इधर है ग्लास। सेकेंड फिगर जो है उसमें क्या कह रहा है, एयर और इधर है वाटर। लाइट इस तरीके से निकल रही है 60 डिग्री, और यहाँ पर ये 47 डिग्री। और थर्ड फिगर में आप देखोगे तो यहाँ पर है वाटर और ये है ग्लास। ये 45 डिग्री, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा के रखे हुए हैं, मतलब यही फाइंड करना है आपको, है ना। ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो दो केस गिवन है, वाटर ग्लास एयर, सॉरी ग्लास एयर, एयर वाटर, और यहाँ पर वाटर ग्लास। एंगल इन दोनों केसेस में गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ, यहाँ पर
एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 35 डिग्री। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 47 डिग्री। यहाँ पर लाइट रे जो है वाटर से ग्लास में इंटर कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको फाइंड करना है ग्लास के केस में। ठीक है, और कुछ गिवन है? हाँ, बस यही। तो देखो यार, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, है ना। आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्नेल्स लॉ कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, है ना। तो इस केस में अगर हम देखें साइन आई की वैल्यू है साइन 60 और साइन आर मीन्स साइन 35 इज इक्वल टू μ2 है आपका ग्लास, तो यहां पर हम लिख लेंगे μg और यहां पर μ1, तो ये तो 1 ही होती है, चलो ठीक है, μa लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये फर्स्ट केस में हो गया। इस केस में अगर आप देखोगे तो लाइट एयर से वाटर में आ रही है, तो यहां पर साइन आई की जगह पे हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 60 डिग्री, क्योंकि लाइट इंसिडेंट हो रही है एयर से और रिफ्रैक्ट हो रही है वाटर में, तो साइन आर की जगह पे लिखेंगे हम 47 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम क्या है वाटर, तो म्यू डब्ल्यू अपॉन फर्स्ट मीडियम क्या है एयर, तो म्यू ए, ये हो गया। ठीक है, इस केस में अगर हम देखें तो लाइट इंसिडेंट हो रही है वाटर से ग्लास में, तो साइन 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है तो साइन आर लिख लेते हैं इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम ग्लास है तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। अब जरा इस पूरी तीनों केसेस को समझो जरा कि यहाँ पर साइन 60 अपॉन साइन 35 गिवन है, म्यू जी अपॉन म्यू ए, यहाँ पर है म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। हमें कैलकुलेट करना है म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। अगर म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू की वैल्यू पता चल जाती है और साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, तो साइन आर की वैल्यू हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर म्यू जी अपॉन इससे डिवाइड करते हैं तो यहां से आएगा म्यू जी अपॉन म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन साइन 35 नीचे साइन 60 अपॉन साइन 47, ये इससे कैंसिल हुआ, यहाँ पर वैल्यू जो ये इससे कैंसिल हुआ, तो वैल्यू जो मिल रही है म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू की, तो यहाँ से देखो म्यू जी अपॉन म्यू